कल्पना कीजिए हमारे सिर के सैकड़ों किलोमीटर ऊपर एक साइलेंट नेटवर्क काम कर रहा है। यही नेटवर्क हमें मौसम की जानकारी देता है, टीवी ब्रॉडकास्ट मुमकिन बनाता है और यहाँ तक कि हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। बिल्कुल। हर सैटेलाइट लॉन्च और स्पेस डेटा के पीछे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। आज हम सितारों को नहीं बल्कि उस नींव को देखने जा रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशनल बैकबोन जिसने भारत को एक ग्लोबल स्पेस पावर बनाया। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी चर्चा का फोकस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम मतलब इंडियन स्पेस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर है। जी। इसकी शुरुआत जून 1972 में एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य के साथ हुई थी। और वो लक्ष्य क्या था? स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करना। अच्छा। असल में अंतरिक्ष का उपयोग जमीन पर जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना, यही इसका आप कह सकते हैं कोर मिशन था। तो आज हम ये समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, कौन पॉलिसी बनाता है, कौन उन्हें लागू करता है और इस टेक्नोलॉजी के असली यूजर्स कौन है। लेट्स अनपैक दिस। जरूर। तो इस विशाल सिस्टम की कमान किसके हाथ में है? सबसे ऊपर कौन है जो सारे बड़े फैसले लेता है? इस हायरार्की के शीर्ष पर है स्पेस कमीशन। स्पेस कमीशन। हाँ, ये वो बॉडी है जो स्पेस प्रोग्राम के लिए नीतियों मतलब पॉलिसीज बनाती है और भविष्य की दिशा तय करती है। तो इसे एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समझ सकते हैं जो लॉन्ग टर्म विजन तय करता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये कमीशन ही तय करता है कि अगले 10 सालों में भारत किन स्पेस मिशंस पर फोकस करेगा, हमारा बजट कितना होगा और हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी। अच्छा, तो ये हो गया स्ट्रेटेजिक ब्रेन ट्रस्ट। लेकिन विजन सेट करने से तो काम नहीं होता, उसे डे टू डे चलाने वाला, मैनेज करने वाला कौन है? बहुत सही पॉइंट है। कमीशन द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को लागू करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी DOS का है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। जी। ये एक तरह से हेड ऑफिस है जो सभी एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है और सुनिश्चित करता है कि तय किए गए लक्ष्य पूरे हों। मतलब ये स्पेस कमीशन के विजन और जमीनी स्तर पर काम करने वाली एजेंसीज के बीच एक पुल की तरह है। एग्जैक्टली। ये बजट एलोकेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब देखता है। मेक सेंस। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। लेकिन ये सब तो कागज पर हैं, जब तक कि असल में कोई रॉकेट न बनाए। तो इस पूरी कहानी के असली इंजीनियर्स कहाँ हैं? यहाँ पर इसरो का क्या रोल है? हाँ, तो DOS के तहत कई एजेंसियां काम करती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जी। ISRO ही है जो सारा टेक्निकल डेवलपमेंट का काम करता है। आसान शब्दों में सैटेलाइट बनाना, लॉन्च व्हीकल्स यानी रॉकेट्स तैयार करना और स्पेस मिशंस को अंजाम देना, ये सब इसरो की जिम्मेदारी है। तो अगर DOS हेड ऑफिस है तो ISRO उस प्रोग्राम की कोर R&D और इंजीनियरिंग टीम है। एक बिल्डर है ISRO, लेकिन यहाँ एक और नाम आता है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। ये क्या है? क्या ये ISRO का ही कोई हिस्सा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एंट्रिक्स ISRO का हिस्सा नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का कमर्शियल विंग है। अच्छा, कमर्शियल विंग। हाँ, व्यावसायिक शाखा। इसका काम भारतीय स्पेस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की दुनिया भर में मार्केटिंग करना है। मतलब ISRO टेक्नोलॉजी बनाता है और एंट्रिक्स उसे बेचता है? बिल्कुल। एंट्रिक्स दूसरे देशों के लिए लॉन्च सर्विसेज प्रदान करता है, सैटेलाइट के कंपोनेंट्स बेचता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे काम भी करता है। अगर ISRO लैबोरेटरी है तो एंट्रिक्स वो शॉप है जो एक्सपर्टीज बेचती है। ये तो एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बनाने जैसा है। कमर्शियल काम से पैसा कमाओ और उसे अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी बनाने में लगाओ। ब्रिलियंट। हाँ, यही सोच थी इसके पीछे। अब टेक्नोलॉजी बेचने के अलावा एक और बहुत कीमती चीज है जो ये सैटेलाइट बनाते हैं, डेटा। तस्वीरें, मेजरमेंट्स, सिग्नल्स, ये सब कहाँ जाता है? इसके लिए एक और अहम हिस्सा है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी यानी NRSA। NRSA। हाँ, अब इसे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC कहते हैं। ये एक तरह का डिलीवरी हब है। डिलीवरी हब फॉर डेटा। जी, इसका काम सैटेलाइट से मिले डेटा को प्रोसेस करके यूजर्स तक पहुंचाना है, जैसे कि रिमोट सेंसिंग इमेजेस। NRSA उस रॉ डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है, जैसे नक्शे, जमीन के उपयोग का एनालिसिस या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीरें। ठीक है, स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, लेकिन ये सब किया क्यों जा रहा है? DOS के मुख्य फोकस एरियाज क्या हैं? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के 4 मुख्य कार्यक्रम हैं। 4? हाँ, पहला है लॉन्च व्हीकल्स, मतलब अपने खुद के रॉकेट्स बनाना ताकि हम आत्मनिर्भर हों। राइट।
You can't be a sovereign space power if you have to ask someone else for a right to space. आत्मनिर्भरता पहला पिलर हो गया। दूसरा है INSAT प्रोग्राम। ये टेलीकॉम, टीवी ब्रॉडकास्टिंग और मौसम की जानकारी के लिए समर्पित है। अच्छा, ये नाम तो हम 90s के दशक से सुनते आ रहे हैं। टीवी पर जो INSAT पिक्चर लिखकर आता था वो यही है। बिल्कुल। आज भी जो हम लाइव टीवी देखते हैं या ATM से पैसे निकलते हैं, उसके पीछे INSAT सैटेलाइट्स का ही नेटवर्क है। वाओ! तो कम्युनिकेशन और मौसम, तीसरा पिलर। तीसरा है रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम। विकास कार्यों के लिए सैटेलाइट से तस्वीरें और डेटा उपलब्ध कराना। जैसे अर्बन प्लानिंग या एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग? हाँ, बिल्कुल। शहरों की योजना बनाने में, फसलों की सेहत पर नजर रखने में, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। और चौथा और आखिरी पिलर? चौथा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी R&D। भविष्य के लिए स्पेस साइंस में मौलिक शोध करना। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन इसी R&D का नतीजा है। ये तो बहुत साफ हो गया। आत्मनिर्भरता, कम्युनिकेशन, गवर्नेंस और भविष्य के लिए विज्ञान। अब सबसे जरूरी सवाल, इन सभी सर्विसेज का इस्तेमाल कौन-कौन करता है? Who are the clients? इसके क्लाइंट्स बहुत विविध हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालय जैसे सूचना और प्रसारण, दूरसंचार और मौसम विभाग। ये तो सरकारी यूजर्स हो गए। हाँ, फिर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी रिमोट सेंसिंग एजेंसीज हैं। और क्या प्राइवेट सेक्टर भी इसका इस्तेमाल करता है? हाँ, बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और NGOs जो विकास परियोजनाओं के लिए सैटेलाइट इमेजिंग का उपयोग करते हैं। और आखिर में यूनिवर्सिटीज जो स्पेस साइंस में रिसर्च करती हैं। Here's where it gets really interesting. इसका मतलब एक किसान, एक न्यूज चैनल, एक वैज्ञानिक और हमारी सेना, ये सभी अप्रत्यक्ष रूप से एक ही स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। एक ही सिस्टम इतने अलग-अलग सेक्टर्स की जरूरतों को पूरा कर रहा है। हाँ, ये बहुत मददगार होगा। इतनी गहरी चर्चा के बाद एक बार फिर से इस पूरे ढांचे को समराइज करते हैं। जरूर। तो इस पूरे ढांचे को हम ऐसे समझ सकते हैं। सबसे ऊपर है स्पेस कमीशन, जो पॉलिसी बनाता है। द विजन सेटर। हाँ, उसके नीचे है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो पॉलिसी लागू करता है और कोऑर्डिनेट करता है। द मैनेजर। और DOS के अंतर्गत आती हैं मुख्य एजेंसीज। एक, इसरो, जो टेक्निकल डेवलपमेंट करता है। द बिल्डर। दूसरा, NRSC, जो रिमोट सेंसिंग डेटा देता है। द डेटा हब। तीसरा, एंट्रिक्स, जो कमर्शियल विंग है। द शॉप। और फिर कुछ रिसर्च लैब्स जैसे PRL, जो फंडामेंटल रिसर्च पर फोकस करते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हमें आज की पूरी चर्चा को कुछ की पॉइंट्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? पहला, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना 1972 में देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्य से हुई थी। राइट। दूसरा, इसकी संरचना में स्पेस कमीशन नीतियां बनाता है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस उन्हें लागू करता है। विजन एंड एग्जीक्यूशन। तीसरा, ISRO मुख्य टेक्निकल एजेंसी है, जबकि एंट्रेक्स इसका कमर्शियल फेज है जो भारतीय अंतरिक्ष क्षमताओं को दुनिया में बेचता है। ओके। और चौथा, यह कार्यक्रम सरकारी मंत्रालयों से लेकर प्राइवेट NGOs और यूनिवर्सिटीज तक बहुत बड़े यूजर बेस को अपनी सेवाएं देता है। ये वाकई एक शानदार और सुव्यवस्थित ढांचा है। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। अगर किसी रिसर्चर को भारत के अलग-अलग राज्यों में जंगलों की स्थिति पर अध्ययन करना हो, तो वो इस सिस्टम में सैटेलाइट डेटा पाने के लिए किस एजेंसी से संपर्क करेगा और क्यों? इस पर सोचा जा सकता है।